1857 की क्रांति। कहां? इंडिया में शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति यानी द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था, विनायक दामोदर दास सावरकर ने कहा था। क्या क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी वीडी सावरकर ने, इसलिए नाम दिया था उसने। और आरसी मजूमदार कहते हैं कि ना तो ये सैनिक विद्रोह था, ना तो ये सैनिक विद्रोह था, ना सिपाहियों का विद्रोह था। आरसी मजूमदार ने कहा कि क्रांति थी ही नहीं, ना तो सैनिक विद्रोह था, ना ये सिपाहियों का विद्रोह था, ये कोई विद्रोह नहीं था। ऐसा कौन कहते हैं? आरसी मजूमदार कहते हैं। और सारे जो विदेशी इतिहासकार हैं वो इसे क्रांति को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विद्रोह कह देते हैं। सारे विदेशी तो राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, खास अगर उनको मिलाया जाए तो सिपाही विद्रोह कहते हैं। लेकिन सावरकर ने कहा कि यह भारत का प्रथम क्या है? स्वतंत्रता संग्राम है। पुस्तक लिखी वीडी सावरकर ने, काले पानी की सजा लेने वाले सावरकर ने। वीडी सावरकर के बारे में आपके नाम से लगता होगा, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे कभी। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि इसको किसने कहा कि ना तो सैनिक विद्रोह था, ना सिपाही विद्रोह था, ये तो एक मजबूरी थी, मजूमदार कहता है। ये तो एक मजबूरी थी, मजूमदार कहता है, मजबूरी थी। ये तो एक याद रखने की तरीका है, ये तो एक मजबूरी थी, ना सैनिक विद्रोह था। इंफॉर्मेशन अड्डा सर राजस्थान जी के पढ़ाओ, लो कर ले बात। अरे तो ओ तो होने दे, मैं कह तो दियो राजस्थानी क्रांतियां होया बाद में समझ में आए करे बावड़ो। हाँ सुनो, 1857 की क्रांति को किसने कहा? आप उत्तर देंगे साथ साथ मुझे, तभी आपकी भागीदारी मानूंगा मैं। 1857 को क्रांति को किसने कहा कि ना तो सैनिक विद्रोह था और ना ही ये सिपाही विद्रोह था, ये तो कुछ भी नहीं था। किसने कहा था? लिखिए फटाफट। तो ये आरसी मजूमदार कहते होंगे, लिखिएगा उसको, नाम लिखते रहिएगा, कमेंट बॉक्स चलना चाहिए। चलिए बात करते हैं। 1857 की क्रांति की रूपरेखा तैयार करनी होगी, रूपरेखा तैयार करनी होगी। मैं आपके सामने होकर के बोलता हूं, सुनिए मुझसे, मेरे शब्दों पे रहिएगा, तरीका मिलेगा नया। सबसे पहले बात की जाती है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक था। मैं बोला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक था। बेटिक ने बेटियों को बचाया था, सती प्रथा कानून लाया था, लॉर्ड विलियम बेटिक लाया था, बेटिक ने बेटियों को बचाया था, ऐसा पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कौन? मैं कहूंगा हमारे राजस्थान में सबसे पहले संधि होती है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का जनक कहा जाता है। वेलेस्ली ने सहायक संधियां की, लोगों की जली ही जली, उसने सहायता की, सहायक संधियां की, लोगों की जली ही जली। वेलेस्ली संधियां करता है, सहायक संधियां करता है। पहले भरतपुर से कर लेता है 3 में, फिर आगे जाकर के अलवर से कर लेता है। लेकिन सबसे पहले राजस्थान की वो रियासत जो सबसे पहले संधि करती है अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत का नाम क्या था? बताइए क्या था? कोटा था या करौली था? कोटा था या करौली था? आपकी भागीदारी होनी चाहिए, गलत लिखो चाहे लिखो तो सही, आप लगना चाहिए मुझे कि आप क्लास में हो, मैं आपको सीधा प्रत्यक्ष पढ़ा रहा हूं, यूं लगना चाहिए। कमेंट से पता लगेगा, जान तो कमेंटों से आती है। अभी कहानी शुरू हुई है, 5 मिनट बाद रस आएगा, कहानी में आनंद आने लग जाएगा, सुनते रहिए। मैं कहता हूं कि बताइए राजस्थान की कौन सी रियासत सबसे पहले संधि करती है? मैं कहूं राजस्थान की सबसे पहले करौली के हरबख्शपाल ने संधि की थी। करौली के हरबख्शपाल ने हर ओर देखा, चारों ओर देखा, करौली के हरबख्शपाल था। अब बताइए राजस्थान के जिलों में सबसे पहले कै वाला जिला तो करौली है। कोटा में भी को है, कै नहीं है। कै वाला जिला सबसे पहले करौली है। उसके बाद कोटा ने संधि करता है, कोटा दिसंबर में करता है, करौली नवंबर में कर लेता है, कोटा दिसंबर में। कोटा का झाला जालिम सिंह करता है, कोटा का झाला जालिम सिंह। 1817 में संधियां होती है, शुरुआती संधियां। पहली विस्तृत व्यापक संधि कोटा करता है, पहली आश्रित पार्थक की नीति के तहत संधि करौली करता है। करौली का हरबख्शपाल था। हर पक्ष में रोला ही रोला था करौली में, हर पक्ष में रोला ही रोला था। हरबख्शपाल संधि करता है। उसके बाद विस्तृत व्यापक संधि करता है कौन? कोटा का झाला जालिम सिंह करता है। इसके बाद बात आती है राजस्थान की अधिकांश रियासतें 1818 में संधि करती है।
राजस्थान की अधिकांश रियासतें 1818 में संधि करती है। मेवाड़ 1818 में करता है, जयपुर 1818 में, मारवाड़ 1818 में। तो अधिकांश रियासतें संधि कब करती है? अधिकांश रियासतें संधि जो है वो 1818 में करती है। या अब सुनिए, अंतिम रियासत राजस्थान की जो अंग्रेजों से संधि करती है सिरोही थी। सिरोही का शिव सिंह था, सैस सिरोही का सैस शिव सिंह था। सैस सिरोही, बताइए सिरोही सबसे ऊंचा जिला है, सबसे ऊंचा जिला है। बताइए ऊपर जाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगना भी चाहिए, ऊपर जाने में टाइम लगना भी चाहिए। टाइम लगेगा तो लास्ट में संधि होगी, लास्ट में संधि होगी। हम कहानी शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहले भूमिका बनानी है क्रांति की, पहले भूमिका तय करनी है। 1818 में क्या होता है? 1818 में अब हम मराठे थे, मराठों से पहली बार संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय करता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय बाजीराव द्वितीय के साथ करता है। द्वितीय के साथ 1818 में संधिया कर लेते हैं। 1818 में संधिया कर लेते हैं क्यों? तो वहां मंदसौर की संधि होती है, मंदसौर की संधि होती है। मराठों आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में होता है। 1818 में तीसरा आंग्ल मतलब अंग्रेज मराठों का युद्ध होता है। मराठों की ओर से बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव सेकंड था, और अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय था। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय था, उधर द्वितीय था, उधर द्वितीय था। सुनते रहिए, अब आगे कहानी बनती है। 1818 में बाजीराव जो था उसे पेशवा पद पे होता था मराठा, उसमें पेशवा होता था। पेशवा से हटा दिया गया बाजीराव द्वितीय को। बाजीराव मंदसौर की संधि के साथ ही पेशवा पद छीन लिया गया, पेशवा पद छीन लिया गया। इसलिए बाजीराव द्वितीय का पुत्र नाना साहब, जो क्रांति में कहीं ना कहीं रोल करेगा, वो नाना साहब अपदस्थ पेशवा के नाम से जाना गया, अपदस्थ पेशवा। अब कहानी बनती है कि क्या बनती है कि आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, एक तो पौने 1800 में होते हैं, लगभग 1875-76 वहां होते हैं। एक लगभग 1799 मतलब 1800 के आसपास आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। एक 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। सुनिए, मराठा के युद्ध अंग्रेजों के साथ कब होते हैं? पौने 18 मराठा युद्ध होता है। फिर आगे जाकर के 18 में मराठों की ठा मंद पड़ गई, मराठों की ठा मंद पड़ गई। मंदसौर की संधि के साथ ही मंद पड़ गई, अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और वहां पर मराठे दबा दिए जाते हैं, मराठे दबा दिए जाते हैं और बाजीराव को अपदस्थ कर दिया जाता है। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव द्वितीय, जो जिसका बेटा था, कौन था? नाना साहब था। नाना साहब धुंधुपत नाना साहब, वो क्रांति में कुछ करेगा, कमाल करेगा। वहां देखेंगे क्या करेगा, वहां कहां क्रांति का नेतृत्व करेगा नाना साहब। अभी बैकग्राउंड जारी है क्रांति का। ये कहानी बोलने के लिए होती है, ये सुनने के लिए होती है। अच्छे से सुनते रहिए, आपके दिमाग में फिल्म बन जाएगी। मैं कहता हूं कि उसके बाद जो आता है, क्रांति से ठीक पहले 1848 से लेकर 56 तक कौन रहा था? कौन सा गवर्नर जनरल था? 1848 से लेके 56 तक कौन था? यहां से क्रांति की लीड रोल शुरू होती है। सुनिए, 1818 में तो मराठों की ठा मंद पड़ी मंदसौर की संधि के साथ ही, तो बाजीराव द्वितीय को हटा दिया जाता है और वहां पे लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स हटाता है। हेस्टिंग्स भी द्वितीय था, द्वितीय के साथ संधि कर लेता है और मराठों पे अनेक भार लाद दिए जाते हैं। तो मराठों की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाता है पेशवा वहां पे, और अपदस्थ पेशवा के नाम से नाना साहब माने गए। आगे जाकर के लॉर्ड डलहौजी जो है, उससे पहले जब हटाया गया बाजीराव द्वितीय को, तो कहा गया अंग्रेजों से, वह हेस्टिंग्स से कहा बाजीराव द्वितीय ने कि, क्योंकि हेस्टिंग्स ने कहा, एक कहानी है, हेस्टिंग्स ने कहा कि पेशवा पूना में रहते थे। पेशवाओं का केंद्र पहले पूना था, पेशवा का केंद्र पूना था। पेशवा पूना में रहते थे और हेस्टिंग्स कहता है संधि के तहत, कौन सी संधि? मंदसौर की संधि के तहत कहता है। हेस्टिंग्स क्या कहता है? वो कहता है कि पेशवा को पूना छोड़ना होगा और बिठूर में बैठना होगा, बिठूर में जाकर के वहां बैठना होगा, कि पेशवा को पूना छोड़ना होगा, बैठना होगा, बिठूर में बैठना होगा। तब पेशवा कहता है हेस्टिंग्स द्वितीय से कि अगर पेशवा पूना छोड़ देगा, अगर ये मेरी जो लाइनें सेट की हुई लाइनें हैं, अगर पेशवा पुनः छोड़ देगा और बिठूर में जाके बैठ जाएगा, तो पेशवा खाएगा क्या? तो हेस्टिंग्स द्वितीय कहते हैं उत्तर में कि अगर पेशवा पुनः छोड़ देगा, अगर पेशवा पुनः छोड़ देगा और बिठूर में जाके बैठ जाएगा, तो पेशवा पेंशन खाएगा,
पे पेशवा पे पेंशन खाएगा साहब, पेंशन भोगी बन गए पेशवा, अपदस्थ पेशवा के नाम से विख्यात हो गया नाना साहब बाद में। तो वहां जाकर के डलहौजी पेंशन मिलती थी पेशवा को, नाना साहब पेंशन लेते थे उस समय। तो डलहौजी जैसे 1848 में आता है, कौन? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के बारे में सारी कहानी सुनते रहिए। अब क्रांति की बातें शुरुआत हो जाएगी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 के आंकड़े तक रहा था। डलहौजी भारत में आता है, सब डामाडोल कर गया। डलहौजी सब कुछ डामाडोल करने आता है। डलहौजी सब कुछ क्या करने आता है? डलहौजी डामाडोल करने आता है, याद रखिएगा। डलहौजी डामाडोल कर देता है, क्या कर देता है? अब सुनते रहिए। अब जब क्रांति का आगाज होने जा रहा है, क्रांति की तैयारियां हो रही है, असंतोष व्याप्त है लोगों में, सैनिकों में, हर जगह, राजाओं में, हर जगह व्याप्त था। तो क्रांति होनी जाहिर थी, जग जाहिर थी। लेकिन अभी समय तो 48 का था, क्रांति 57 में जाकर के होगी। अभी क्या हो गया ऐसा? तो अभी पेंशन बंद हो गई थी पहले से ही। पेंशन बंद कर दी किसने? डलहौजी ने आते ही। डलहौजी ने डामाडोल कर दिया। तो बताइए, नाना साहब की पेंशन बंद कर किसने की? डलहौजी ने की। डलहौजी ने कहा कि काहे की पेंशन नाना साहब, अब हम पेंशन नहीं देंगे आपको। तो उसने कहा, नाना साहब ने कहा कि मुझे पेंशन देनी होगी, मैं अपदस्थ पेशवा हूं। कि काहे का पेशवा? नहीं देते पेंशन, जो करना है कर लो, जाओ। नहीं देते पेंशन। नाना साहब ने कहा क्रांति होगी, कि कर दो चाहे क्रांति, नहीं मिलेगी पेंशन। तो नाना साहब जो है वहां बिठूर में बैठे होते हैं और वहां बैठे बैठे तांत्या टोपे को बुला लेते हैं। और एक दो व्यक्ति, एक अजीजुद्दौला नामक व्यक्ति था। एक अजीजुद्दौला जो नाना साहब का अजीज था। एक अजीजुद्दौला नाना साहब का अजीज था। एक राणोजी बापू जो नाना था, नाना के साथ बाप तो आना ही चाहिए, नाना के साथ बापू तो आना ही चाहिए। राणोजी बापू और एक अजीज आदमी आए, नाना का अजीजुद्दौला। वो दोनों आते हैं और क्रांति की योजना तैयार कर देते हैं। क्रांति की योजना कहते हैं कि लंदन में तैयार की गई थी। कहते हैं कि क्रांति की योजना कहां तैयार हुई? बाहर लंदन में तैयार होती है। और क्रांति का दिन क्या डिसाइड होता है? 30 मई या 31 मई, कौन से दिन क्रांति की जाएगी ये बताइए। 31 मई 1857 या 30 मई 1857? आप बताइए, मुझे बताइए फटाफट। आगे बढ़ता हूं, कहानी शुरुआत होती है। अब तो अभी तो शुरू हुई है बातें, अभी क्रांति की मुख्य बातें आएगी, यहां जो हमें याद रखनी चाहिए। अभी तो ये तो बेसिक बातें थी, जो याद ना रखे चल जाएगा, लेकिन अब से याद करनी होगी। मुझे बताइए, क्रांति की क्या डेट सेट की गई थी? मैथ्स। 30 मई या 31 मई? 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 आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप सोच के बताइएगा। सही चल रहा है? अभी तक 16 लाइव है अपने यहां, अभी तक 16 लाइव है। तो आप बताइए, क्या क्या तय किया गया था? क्या तय किया गया था बताइए। पानी पीता उतने आप बताइए, उसके बाद हम शुरुआत कर देते हैं। क्रांति की, फिर हम शुरुआत करते हैं। बताइए साहब, बताइए, जल्दी बताइए। नमस्कार तेजपाल भारती, नमस्कार जी, नमस्कार। आप बताइए पहले, आप पहले बताइए कि क्या तय किया गया था। इसका मतलब किसी को नहीं पता, या मेरे पास मैसेज लेट आते हैं। जल्दी बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी बताइए, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें आनी चाहिए। विद्या शवा, क्या नाम है? नाम ही नहीं पता। नमस्कार जी, नाम नहीं दिख रहा मुझे, नाम नहीं दिख रहा मुझे। आप बताइए क्या था? चलिए, आप 31 में, बिल्कुल कृष्णा कंवर, 31 में अभी जवाब आया। मैं जवाब ही वेट कर रहा था आपका, आपका जवाब क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करता हूं वापस से। लॉर्ड डलहौजी डामाडोल करने आता है। अच्छे से सुनना बातों को, बातें काम की होगी सारी। लॉर्ड विक्रम सिंह, बिल्कुल आज ही आपसे मुझसे बात हुई थी शायद। 31 मई को क्रांति का दिन तय होता है कि 31 मई को पूरे भारत में एक साथ क्रांति करेंगे। क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। क्रांति असफल हो जाती है ऐसा ना होने से। लेकिन ऐसी पीछे कहानियां क्या है?
सिस्टम क्या है इस क्रांति का? अब सबसे पहले डामाडोल कौन करेगा? ये डलहौजी ने डामाडोल किया, तभी तो क्रांति तय हुई, तभी तो क्रांति तय हुई। तात्कालिक कारण तो कैनिंग ले आएगा, लॉर्ड कैनिंग आएगा इसके बाद। अब सुनिए, लॉर्ड डलहौजी डामाडोल करने आता है। ये अच्छा भी था, बुरा भी था। अच्छा कैसे था? इसने डाक तार सेवा शुरू कर दी थी। डाक तार सेवा शुरू कर दी थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। क्या सेवा की थी? डाक तार सेवा शुरू कर दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है पीडब्ल्यूडी विभाग बना दिया था। पीडब्ल्यूडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग बना दिया। और यानी इसे कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक, हाँ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग बना दिया। शिक्षा के लिए वुड डिस्पेच पत्र लाया था, वुड डिस्पेच पत्र लाया था, वुड डिस्पेच पत्र लाया था। कौन, किसके समय आया था? डिस्पेच पत्र लाया। अच्छे काम कर रहा था कि बुरे काम किया था? पहली बार रेल चला दी, पहली बार रेल चला दी मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच रेल चला दी। अब सोचिए, अच्छे काम करता है, अच्छा भी था बुरा भी था, अच्छा भी था बुरा भी था। डलहौजी में डै बहुत आता है, डलहौजी में डै बहुत आता है। डलहौजी ने डेड डाक तार सेवा शुरू कर दी, डेड डलहौजी ने डेड डब्ल्यूडी विभाग चला दिया, डेड डलहौजी ने वह वुड डिस्पेच पत्र, डेड डिस्पेच पत्र ला दिया। डलहौजी के समय डेड डोलती हुई रेल चलती है, डेड डलहौजी के समय डेड डोलती हुई रेल चलती है। ये पता होना चाहिए। डलहौजी के समय डै बहुत आता है, डलहौजी के समय डै बहुत आता है। डोलती हुई रेल चली थी डलहौजी के समय, डाक तार सेवा आई थी डलहौजी के समय, और वो डेड डिस्पेच पत्र आया था डलहौजी के समय। पीडब्ल्यूडी विभाग बना था डलहौजी के समय। अच्छा भी था बुरा भी था। बुरा कैसे था? बुरा ऐसे था, इसने जो है गोद निषेध प्रथा लगा दी। यानी इसने एक, मैं कहूंगा, व्याप्तगत नीति का सिद्धांत लगा दिया, यानी राज्य हड़प नीति। व्याप्तगत नीति का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति लगा दी। राज्य को हड़पा जाएगा। इसके 3 कारण तय कर दिए, 3 कारण तय कर दिए। पहला कि कोई भी राजा के पुत्र नहीं होगा, वो पुत्र गोद नहीं ले सकता, वो पुत्र सुभाष चंद्र राधे, वो पुत्र गोद नहीं ले सकता, वो क्योंकि वो राज्य अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। तो व्यक्तिगत में एक उप सिद्धांत बना दिया गोद निषेध प्रथा का, गोद निषेध प्रथा बना दी। कोई राजा के पुत्र नहीं होगा, वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता, उसका राज्य अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। और एक अन्य क्या लगाया? एक इन्होंने राज्य हड़प में कहा, क्या? कुशासन का आरोप लगा के हड़प लेंगे, तुम्हारा शासन अच्छा नहीं है, कुशासन का आरोप लगा के हड़पेंगे। कुशासन का आरोप अवध पे लगा था, वहां अवध में शासन किसका था, सब बात करूंगा मैं। इसके बाद एक क्या था? एक युद्ध के द्वारा हड़प लिया जाएगा राज्य को, युद्ध द्वारा हड़प लिया जाएगा। तो व्यक्तिगत नीति में 3 बातें लागू कर दी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। गोद निषेध प्रथा लगा दी, कोई राजा के पुत्र ना होगा, पुत्र गोद नहीं ले सकता, दत्तक पुत्र राज नहीं करेगा, वो राजा अपने आप में मिला लिया जाएगा। सूरतगढ़ में कब क्लास शुरू कर रहे हो गुरुदेव? दिनेश बोध, जब विभाग पोस्टिंग दे देगा। तो कुशासन का आरोप लगा दिया था, युद्ध के द्वारा तय करेंगे। अब कौन कौन सी रियासतों को हड़पा था, ये क्रम पूछ लेगा, अभी क्रांति से पहले की बातें हैं, तभी तो क्रांति होगी। असंतोष अराजकता का माहौल छाएगा, तभी तो क्रांति होगी। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आते यानी किसने? डलहौजी ने आते आते क्या हड़पा? आते सतारा हड़पा। डलहौजी ने क्या हड़पा? सतारा हड़पा। डलहौजी ने आते सतारा हड़पा। सतारा 48 में हड़पा। मैं एक बार लिख देता हूं, 1848 में हड़पा, सबसे पहले सतारा हड़पा। उसके बाद 1949 में संबलपुर जैतपुर हड़पा। संभला नहीं गया, संबलपुर में याद करेंगे हम। संबलपुर और जैतपुर हड़पा गया 1848 में संबलपुर जैतपुर हड़पा गया था, गोद निषेध के अंतर्गत ही। इसके बाद जो है पंजाब हड़पा गया 50 में डलहौजी ने क्या हड़प लिया? 50 में पंजाब हड़प लिया, 1850 में पंजाब हड़प लिया। और उदयपुर नहीं है, उदयपुर हड़पा। उदयपुर 1852 में हड़पा, 1852 में हड़पा। और 1852 में उदयपुर हड़पता है, 53 में झांसी हड़पता है, 53 में झांसी हड़पता है। झांसी को हड़पा 53 में, झांसी को हड़पा किसमें? 1853 में। सबसे अंत में 56 में हड़पा, सबसे अंत में अवध को हड़पा। अवध का मतलब लखनऊ है,
लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अवध का मतलब लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का नवाब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अवध का नवाब उस समय कौन था? वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह था। और वाजिद अली शाह की बेगम थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल थी। और दोनों का पुत्र था कौन? दोनों का पुत्र था बिजरस कादिर। बिजरस कादिर इनका पुत्र था। तो पुत्र तो हो गया, फिर भी ये कुशासन के आधार पर हड़प लिया। अवध को कुशासन के आधार पर सबसे लास्ट में हड़पा। सबसे लास्ट में हड़पा, आते आते सतारा हड़पा। अब सुनिए, कर्म याद रखते हैं, मुख्य मुख्य याद होने चाहिए, सारे ना हो लेकिन 3-4 पता हो। आते आते सतारा हड़पा, डलहौजी आते आते अड़ गया, डोलता हुआ आया था, डोलता हुआ डलहौजी आते आते अड़ गया 48 में, अड़ गया 48 में, अड़ गया। डलहौजी डोलता हुआ आता है, वो अड़ जाता है, अड़ जाता है वो पड़ जाता है, अड़ जाता है वो पड़ ही जाता है, जो पड़ जाता है उसे तारे दिखते हैं, जो पड़ जाता है ठोकर लग जाती है उसे तारे दिखते हैं। आते आते सतारा हड़पा, आते आते सतारा हड़पा। अब सोचिए 48 में अड़ गया वो पड़ गया, अड़ गया वो पड़ गया, पड़ गया, उससे अगले साल संभला नहीं गया, उससे अगले साल संभला नहीं गया तो संबलपुर आ गया, संभला नहीं गया तो संबलपुर पूरा आया, तो साथ में जेतपुर भी पूरा आया, साथ में जेतपुर भी। ये 49 में होगा, 48 कैसे लिख दिया? ये 49 में होगा, ये 49 में होगा, अगले साल होगा। संबलपुर इसमें संभला नहीं गया, अड़ गया था 48 में, अगले साल संभला नहीं जाएगा, अगले साल संभला नहीं जाएगा। संबलपुर में पूरा नहीं संभला गया तो पूरा जेतपुर भी आ गया। 49 में हड़प लिया इनको, सबको गोद निषेध से हड़प रहा था। पंजाब को युद्ध के द्वारा हड़पा, पंजाब को किस नीति के तहत? युद्ध के द्वारा हड़प लिया था। पंजाब को पंजाब को हड़पा, पंजाब को हड़पा। गौर से सुना क्या क्या कहना चाहता हूं। पंजाब को हड़पा। जो उदय होता है उदयपुर, यानी जो उदय होता है वो छोटा होता है, जो नया होता है वो छोटा होता है। उदयपुर जो नया होता है वो छोटा होता है, छोटा होता है वो बावना होता है, छोटा होता है वो बावना होता ही है, इसलिए 52 में हड़पा। और लास्ट में झांसी 53 में हड़पा। लास्ट सेकंड लास्ट कौन? झांसी को कब हड़पा? 53 में हड़पा था। किसको? 53 के पाने में झांसी के झांसे में नहीं आई लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी नहीं आई झांसे में, और लेकिन हड़प लिया बाद में मरने के बाद। लास्ट में कौन हड़पा? 56 के पाने में लखनऊ हड़पा था, लखनऊ हड़पा था। इसका अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली साहब की बेगम थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को महल परी कहा जाता है, महक परी कहा जाता है, महक परी कहा जाता है। लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है। सुनना, जिसके नाम में महल हो, बेगम हजरत महल, जिसके नाम में महल हो उसे महल परी नहीं महक परी कहते हैं। जिसे महल मिले ही नहीं, लक्ष्मीबाई को बाद में महल मिले ही नहीं, जिसे महल मिले नहीं वो महल परी होगी। जिसके नाम में महल है उसे महल नहीं महक परी कह देंगे। नाम में महल होगा तो महक परी हो जाएगी, नाम में महल नहीं होगा लक्ष्मीबाई के तो महल परी हो जाएगी, महल परी हो जाएगी। तो मैंने बोला कि डलहौजी ने किन किन को कैसे हड़पा, कब कब हड़पा, कर्म पूछ लेगा। इतना पता हो, आप सोचिए, दोबारा सोचिए। डलहौजी डोलता हुआ आता है, अड़ जाता है 48 में, अड़ गया वो पड़ गया, पड़ने के बाद जोर की ठोकर लगेगी, तारे दिख जाएंगे, सतारा हड़पा। जब संभलेगा अगले साल संबलपुर आ जाता है, संबलपुर पूरा आता है तो साथ में जेतपुर पूरा आता है। इसके बाद पै पंजा में 50 हड़पा, 50 नहीं पंजाब हड़पा, पै पंजा में 50 में पंजाब हड़पा, पंजाब हड़पा। उदयपुर छोटा होता है, उदय होता है वो छोटा होता है, छोटा होता है बावना होता है, 52 में हड़पा। झांसी 53 में हड़पा। अंत में 36 का आंकड़ा लखनऊ में था, अवध में था। अंत में जाते जाते कुशासन का आरोप लगा दिया और क्या हड़पा? अवध हड़पा। तो आपको पता होना चाहिए। वापस में अगले पेज पे अब आप फटाफट लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में इनका कर्म लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में इनका कर्म लिखिए, तब तो मानूंगा आप वास्तव में एकाग्रचित होकर पढ़ रहे हो, मेरी बात आपके दिमाग में जा रही है, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा। फिर जोर मारने से कोई फायदा नहीं है। बताइए बताइए जल्दी। बताइए बताइए, क्या आपके पास मेरी आवाज नहीं आ रही? कमेंट बंद कैसे हो गए सारे ही? हेलो हेलो, आवाज तो आ रही है।
क्या स्लो मोड में है क्या? वही कमेंट में दिक्कत आ रही है क्या? बताइए तो सही कोई। इतने 15-16 जो भी हैं देख रहे हैं, बताइए मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्रांति की इनिंग शुरू नहीं की। सतारा, जेतपुरा, पंजाब, झांसी, अवध, बिल्कुल यही तरीका होना चाहिए। आप ये अगर इस तरीके से साथ में लिखेंगे तो याद होगा, दोबारा रिपीट होता है। रिवीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो दिमाग में स्थायी कर देती है चीजों को। सतारा कृष्णा कुंवर, सतारा संबलपुर, जैतपुर पंजाब, उदयपुर झांसी, अवध, यही तो, वाह क्या तरीका है, ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए। संबलपुर जैतपुर 40 में नहीं है, 49 कीजिए, लिखने में गलती हुई आपसे, लिखने में गलती हुई है। शारदा जाखड़, सतारा संबलपुर जैतपुर पंजाब उदयपुर झांसी अवध, बस इतना याद हो गया। सन नहीं पूछेगा, कर्म पूछेगा, कर्म पूछेगा, हम लगा देंगे, हम लगा देंगे। अड़ गया वो पड़ गया, पड़ गया तो तारे दिखने चाहिए, पड़ गया तारे दिखेंगे। संभलेगा अगले साल संबलपुर में, पूरा संभलेगा तो जैतपुर 7 आएगा, पंजाब में 50 आता है, पंजाब आता है, उदय होता है 52 होता है, 52 में आता है, झांसी 53 में आता है, यूं तो एक नागपुर भी आता है 54 में, उसको छोड़िए, लास्ट में अवध आता है। अवध के लिए, अवध पहले कोशिश की किसने? डलहौजी ने अवध को हड़पने की। मैं अवध की बात करता हूं, अवध की बात करता हूं। अवध को हड़पने की कोशिश की थी किसने? डलहौजी ने अवध को हड़पने की कोशिश की थी। अब सुनिए कहानी, अवध को हड़पने की कोशिश की, पहले हड़पने की, गोद निषेध प्रथा लगा देंगे, लेकिन इनके तो पुत्र हो गया। हड़पने की कोशिश पहले ही करता है, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई, कोशिश नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। तो क्या कहा था? नाकाम हो गई। तो डलहौजी कहता है, डलहौजी कहता है कि यह चेरी फल, यह चेरी फल, अवध की बात कर रहा है, यह चेरी फल, यह चेरी फल एक दिन हमारे गिलास में अवश्य गिरेगा, एक दिन हमारे गिलास में अवश्य गिरेगा, एक दिन हमारे गिलास में अवश्य गिरेगा। ये बात डलहौजी ने कही, क्योंकि उसे पता था गिरेगा, क्योंकि डोलता हुआ आदमी गिरता है, डोलता हुआ आदमी गिरता हमेशा है। ये चेरी फल एक दिन हमारे गिलास में अवश्य गिरेगा। ये कथन डलहौजी का है, ये कथन डलहौजी का है, अवध के लिए अवश्य गिरेगा। कहीं ना कहीं पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है, ये कथन डलहौजी का है। डलहौजी ने कहा था किसके लिए? अवध के लिए। अवध के लिए कहा कि चेरी फल हमारे गिलास में एक दिन अवश्य गिरेगा, क्योंकि अवध कुशासन के आरोप में हड़पा जाता है, कुशासन के आरोप में हड़पा जाता है। पूजा गौड़, बिल्कुल सही लिखा आपने, सारा सही लिखा। झांसी में थोड़ा चेंज कीजिए 53 में। तो ये चेरी फल एक दिन हमारे गिलास में अवश्य गिरेगा, क्योंकि चेरी फल है, वो फल भी यूं डोलता हुआ आता होगा, फल गिरता होगा तो वो भी डोलता हुआ आता होगा, और गिलास में गिरेगा तो गिलास गिर जाएगा, गिलास गिर जाएगा। इसलिए ये गिरने का, डोलने का काम सब डलहौजी के समय होता है, डलहौजी के। ये बात किसके लिए कही थी? अवध के लिए। इस समय अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब आप बताइए कौन था? मैंने आपको बता दिया है, अवध का नवाब इस समय कौन था? वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। मैं बता दूं, जो क्लास छोड़ के जा रहे हैं, वो ये क्लास जैसी पूरी होती है, इसके साथ ही प्राइवेट हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी, नहीं दिखेगी बाद में किसी को, वो प्राइवेट वीडियो हो जाएगी। वाजिद अली शाह नवाब होता है, पत्नी होती है मोहम्मदी खानू, पत्नी का नाम था मोहम्मदी खानू। सर अभी तो बेगम हजरत महल बता रहे थे, बिल्कुल मूल नाम था इनका मोहम्मदी खानू। क्या नाम था? पत्नी का नाम मोहम्मदी खानू था। खानू मतलब खातून वो होती है, खातून महिला को कहते हैं, मोहम्मदी खानू नाम था। ये किस नाम से प्रसिद्ध होती है? बेगम हजरत महल के, बेगम हजरत महल नाम से प्रसिद्ध होती है। हजरत महल, बताइए महल परी कहूं कि महक परी कहूं? बेगम हजरत महल को महल परी कह दूं या महक परी कह दूं? बताइए, बेगम हजरत महल को महल परी कह दूं कि महक परी कह दूं? मैंने 2 बार बदलाव किया था, जिसके नाम में ये हो उसे अलग कहना चाहिए। सर जी प्राइवेट क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। बाद में देखने वाली यहाँ समस्याएं नहीं है, देखना है तो अभी देखिए। पढ़ने का समय बाद का थोड़ी होता है, बाद में थोड़ी देखी जाती है, बाद में नहीं देखे जाते। जो बाद में देखेंगे प्राइवेट होगी तो कल वाली वीडियो में पहले आएंगे, कल वाली वीडियो में पहले आएंगे। आगे की वीडियो प्राइवेट नहीं होगी, एक ही ये जो भूमिका है क्रांति की वो प्राइवेट हो जाएगी। विकास कुमारी महल परी नहीं, यही तो बस शारदा महक परी, बिल्कुल शारदा जाखड़ ने कहा। मैंने कहा है कि जो इसके नाम में महल है वो महल परी नहीं है, जिसके नाम में महल है वो महक परी है, वो महक परी है। और जिसको महल मिले ही नहीं बाद में लक्ष्मीबाई को, वो महल परी है। जिसको महल मिले ही नहीं वो महल परी, इसके नाम में महल, वो महल नहीं महक परी। क्या है? महक परी है। इन दोनों का एक बेटा होता है, इसका नाम होता है बिजरस कादिर।
बिजरस कादिर होता है। बिजरस कादिर, देखिए डलहौजी ने गोद निषेध लागू करने का प्रयास किया लेकिन पुत्र हो जाता है, पुत्र हो जाता है दोनों का, कौन? बिजरस कादिर। तो बताइए क्या यहां गोद निषेध प्रथा लागू होगी? नहीं होगी। तो इसने कहा किसने? डलहौजी ने, कि आपका बेटा शासन करने के लायक नहीं है, आपसे अच्छा शासन नहीं होता, कुशासन का आरोप लगा दिया। पंजाब वालों को कहा युद्ध करके ले आया। तो तीन तरीके के व्यक्तिगत सिद्धांत में तीन लॉजिक थे, गोद निषेध, युद्ध के द्वारा और कुशासन का आरोप। अवध पे क्या लगा था? अवध का मतलब लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका मतलब या पुत्र होते हुए भी या गोद निषेध लागू नहीं हुई, लेकिन क्या हो गया? अवध को कुशासन का आरोप लगा के हड़पा था। कुशासन का आरोप लगा के हड़पा था। मेरी बातें आपको एग्जाम हॉल में यूं ही सुनाई देगी, तब प्रश्न आएगा तब। तो हमने बात की, ये बात जो है किसकी? क्रांति की थोड़ी सी पहले की बातें थी। अब आगे चलते हैं। अब सोचिए, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, 1857 की जब क्रांति हो रही थी, शुरुआत होती है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल। मैंने क्या कहा? डलहौजी तो 48 से 56 तक रहा था, 56 के आंकड़े तक काम किया। क्रांति 57 में होती है, तो बदल जाएगा गवर्नर जनरल। कौन आ जाएगा? क्रांति की इनिंग खेलने के लिए केनिंग आ गया, लॉर्ड केनिंग। क्रांति की इनिंग खेलने के लिए कौन आया था? लॉर्ड केनिंग आता है। मतलब क्रांति के दौरान हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी कौन सा पद है? गवर्नर जनरल है। जैसी क्रांति होगी ये पद समाप्त हो जाएगा, इसकी जगह वायसराय का पद बन जाएगा। वायसराय, बात करेंगे क्रांति के रिजल्ट करने के लिए। वहां पील कमीशन आया, विश्वविद्यालय बनाए गए, वह इलाहाबाद दरबार लगा, केनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा, वहां कंपनी के शासन का अंत हो गया, वहां ब्रिटिश ताज के दिन ताजगी आ गई, क्राउन का शासन आ गया, और जो है केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल बन गया और पहला वायसराय भी बन गया, पद बन गया। इस दौरान मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया। पहले मुख्य सचिव कौन थे? चार्ल्स वुड। पहले मुख्य सचिव भारत के कौन थे? पहले मुख्य सचिव 58 में किसको बनाया गया? 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा पढ़ी गई, तब चार्ल्स वुड बने थे। कौन बने थे? चार्ल्स वुड। बातें बात की है, पहले एक लाइन पता हो, क्रांति की इनिंग खेलने कौन आया था? क्रांति की इनिंग खेलने के लिए लॉर्ड केनिंग आता है। अब सारी कहानियां शुरुआत करता हूं। समय था ये क्या? क्रांति का दिन तय किया गया था। क्रांति का दिन तय किया गया था 31 मई को। क्या? 31 मई को 1857 को क्रांति होगी, ये तय किया गया, पूरे भारत में एक साथ होगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ नहीं। क्रांति भारत में कब शुरू होती है? 10 मई को होती है मेरठ से। मेरठ में कदम सिंह ने सबसे पहले कदम बढ़ाए थे। अब देखिएगा, लेकिन उससे पहले भी कुछ घटनाएं होती है जिनको क्रांति नहीं कहा जा सकता, सैनिक विद्रोह रूप कहा जा सकता है। क्या? अब सुनिए, समय था 29 मार्च 1857 का। 29 मार्च 1857 का समय था। तारीख याद नहीं करनी, अपने आप होगी साहब, तारीख याद नहीं करनी, अपने आप होगी। 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल यानी पश्चिम बंगाल कलकत्ता, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री जो है नेटिव इन्फेंट्री में क्या किया था? 34 नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जो है वहां तात्कालिक क्रांति का क्या बनता है कि वहां चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग पर जोर दिया गया। यानी मजबूर किया गया भारतीय सैनिकों को कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना होगा आपको। ब्राउन बेस राइफल की जगह इनको कहा जाता है, चर्बी वाले कारतूस को कहा जाता है एनीफील्ड राइफल। ब्राउन बेस राइफल की जगह एनीफील्ड राइफलों के प्रयोग पर केनिंग ने दबाव डाला। तो लगभग जो हमारे सैनिक थे ब्रिटिश के पास, वो भारतीय थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने धर्म भ्रष्ट करना चाहा, अंग्रेजों ने धर्म को भ्रष्ट करना चाहा। कैसे? कि इन्होंने ब्राउन बेस राइफल की जगह, केनिंग ने क्या किया? ब्राउन बेस राइफल जो सीधी चलती थी, राइफल की जगह क्या किया? राइफल की जगह एनीफील्ड राइफलों के प्रयोग शुरू करवा दिया। जगह एनीफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करा दिया। एनीफील्ड राइफल का मतलब होता है जिसमें चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए जाएं, यानी उसको मुंह से तोड़ना होता था। तो बताइए, यहां उन चर्बी किसकी? गाय की और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इन कारतूसों में किसकी चर्बी लगी होती थी? गाय की और सुअर की चर्बी थी। गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगी होती थी। हिंदू जो सैनिक थे वो गाय का मांस खाना
अपना धर्म नहीं मानते और मुसलमान सुअर का मांस खाना अपना धर्म नहीं मानते, इसलिए विरोध कर दिया वहां 29 मार्च 1857 को। किसने? 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में दो भाइयों ने। कौन कौन थे वो? अब सुनिए, दो भाई कौन थे? 29 मार्च 1857, याद नहीं करना है, याद होगा, बाद में होगा, अभी 2 मिनट बाद हो जाएगा, देखिए अपने आप होगा। मैं कहता हूं कि इसकी, यहाँ दो भाई थे बंगाल के अंदर 34वीं इन्फेंट्री में दो भाई थे। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी ये? 34वीं थी। नंबर काउंट रखना है, 34वीं थी। वहां मेरठ से जाएगी 20वीं और राजस्थान का नसीराबाद में आएंगे तो 15वीं हो जाएगी, तो 15वीं हो जाएगी। क्रांति, ये जो नेटिव इन्फेंट्रियां है, टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियों का संख्या क्रम घटता जाएगा। जैसे जैसे बंगाल से दिल्ली लौटेंगे, मेरठ की ओर लौटेंगे, राजस्थान में लौटेंगे, इनका क्रम घटता जाएगा। 34, 20 और आगे जाकर के 15, राजस्थान में 15, ऐसे घटता जाएगा। बंगाल में 34वीं थी। वहां दो भाई थे, एक मंगल पांडे था, एक इसका छोटा भाई ईश्वरी पांडे था। ये दो भाई थे, दो पांडे थे। और ये जो है यूपी के बलिया के रहने वाले थे, यूपी के बलिया जिले के थे, ये बलिया के रहने वाले थे। और बलिया से आपको पता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कौन सी गैस योजना की शुरुआत की है? इन्होंने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहां से उज्ज्वला योजना, उजाला नहीं, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर वाली सब्सिडी वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहां से की है? बलिया से की है। मोदी ने कहा, भाई और बहनों, आज के बाद लकड़ी नहीं बलिया, आज के बाद तो गैस ही बलिया और कुछ नहीं बलिया। क्या बलिया? गैस ही बलिया। बलिया से शुरू की। बलिया के रहने वाले मंगल पांडे, ईश्वरी पांडे ने विद्रोह कर दिया वहां कि हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे साहब। हम जो है, हमारे हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना जो है वो सही नहीं माना जाता, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इनको मंगल पांडे, ईश्वरी पांडे, दो भाइयों ने क्या किया? सर हयूसन और सरबोग की हत्या कर दी। सर हयूसन, सरबोग दोनों का सर काट लिया। सर हयूसन और सरबोग दोनों का सर दो भाइयों ने काट लिया। दो का सर दो भाइयों ने काटा। दो भाई ने दो मारे, दो भाइयों ने दो मारे, दो पांडे ने दो मारे। तो इन दोनों को इसके एवज में आगे कब? 8 अप्रैल को। अब सुनना अच्छे से, तारीख याद होगी। 8 अप्रैल 1857 को मार्च में विद्रोह करते हैं। 29 मार्च में, 8 अप्रैल 10 दिन बाद, 29 मार्च के 10 दिन बाद इनकी जिंदगी छीन ली जाती है। 1857 को दोनों भाइयों को फांसी प्रदान की जाती है, फांसी दी जाती है। कब? 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च के कितने दिन बाद? 10 दिन बाद फांसी दी गई। किनको? मंगल पांडे, फांसी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय। क्रांति के दौरान फांसी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन? मंगल पांडे। अब अच्छे सुनना, अच्छे से। क्रांति का दिन क्या तय था? 31 मई। क्या था? 31 मई। अगर हम 31 मई से ठीक 29 मार्च पे आते हैं तो होता है क्या? 31 मार्च को तो 2 दिन हो जाते हैं। 31 मार्च से 31 अप्रैल गए, 1 महीना हुआ। 31 अप्रैल से हम 30 अप्रैल से 31 मई गए, 2 महीने हो गए और 2 दिन वो हो गए। तो याद करना है, क्रांति का दिन ये था। तो हम ये एक ही बात कहेंगे, क्या कहेंगे? 1857 क्रांति का दिन ये तय था। क्या 31 मई 1857 क्रांति का दिन तय था? तय दिन से, अब गौर करना, तय दिन से 31 मई से ठीक 2 महीने 2 दिन पहले, 31 मई से ठीक 2 महीने 2 दिन पहले तारीख आएगी। तो 31 मई से 1 महीने पहले 30 मार्च आ गया, फिर 1 महीने पहले, 2 महीने पहले 31 मार्च आ गया, और फिर 31 मार्च से 2 दिन पहले 29 मार्च आ गया। तो हमें याद करना है कि क्रांति का निर्धारण जब हुआ, तारीख तय हुई, उस तारीख से ठीक 31 मई से ठीक 2 महीने 2 दिन पहले, 2 महीने 2 दिन पहले 2 पांडे ने 2 मारे। यानी 31 मई से ठीक 2 महीने 2 दिन पहले 2 पांडे ने 2 मारे। तो तारीख ये याद हो जाएगी कि 31 मई से ठीक 2 महीने 2 दिन पहले 2 पांडे ने 2 मारे। ऐसे याद होगा, ऐसे याद होगा। अब फांसी लगती है, आप सोचिए 2 भाइयों को लटकाया गया। यहां 8 जो है, 8 तारीख को मजाक थी या फांसी थी? ये मजाक नहीं थी। लोगों, इनको, अंग्रेजों को लगा मजाक थी, लेकिन हमारे लिए तो फांसी थी। मजाक के महीने में मजाक की, मजाक नहीं की, हकीकत की। मजाक का महीना होता है अप्रैल। क्या की?
8 की, एक गांठ पर तो लटका दिया मंगल पांडे को, एक गांठ पर लटका दिया ईश्वरी पांडे को, एक पांडे को यहां लटका दिया गया, एक पांडे को इस गांठ में लटका दिया गया, दोनों पांडे की गांठ जोड़ दी गई, तारीख बन जाती है 8। क्या तारीख बन जाती है 8 अप्रैल को फांसी मिलती है। मार्च के महीने में शुरुआत करते हैं, विद्रोह करते हैं मंगल पांडे, ईश्वरी पांडे। यहां से क्रांति का आगाज नहीं होता, एक सैनिक विद्रोह था, यह एक सैनिक विद्रोह था एकमात्र का, यानी एक अंदर से जो है हमारे अंदर एक विद्रोह की लालसा थी इनमें, यह था। अब मैं कहूंगा कि इसे भारत का पहला क्रांतिकारी, यानी फांसी पर चढ़ने वाला, क्रांति के दौरान फांसी पर चढ़ने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? भारत में चढ़ने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? पहला क्रांतिकारी कौन था? यह था आपका कौन सा? पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था। मंगल पांडे था। क्या राजस्थान में ऐसा कोई था मंगल पांडे, जिसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है? बिल्कुल साहब, आप बताइए राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? फिर तो मैं बताऊंगा, मैं यहां लिख देता हूं, तो खालिस्तान आपके लिए है। राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? मंगल पांडे कौन, किसे कहा जाता है? बताइएगा आप, यहां पे मैसेज लिखिएगा, राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? फटाफट बताइए मुझे। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये बताइए पहले मुझे, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ ये समझने के लिए क्लास है, इसके नोट्स तो बाद में मिलेंगे टाइपिंग किए हुए, वो तो तरीका समझ लेंगे तो हमें फिर नोट्स याद करने में आसानी होती है, रट्टा नहीं लगाना होता, तारीखें याद होती है। जो कुल क्या है? विकास कुमारी, यस सर। जो कुल बात क्या है? भाट, गोकुल भाट है, गोकुल भाई भट्टे, ये कहना चाहोगे? नहीं, वो तो राजस्थान का गांधी है। लेकिन मैं कहता हूं राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? बताइए, कोई एक बताइए। प्रथम श्रेणी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसे यूं इस छोटी सी बात में निराश मत कीजिए, बताइए। फिर हम चलते हैं आगे, जल्दी बताइए आप। जोरावर सिंह बारठ, नहीं साहब, जोरावर सिंह बारठ तो वो बारठ था, जोरावर सिंह बारठ तो प्रताप सिंह बारठ का, बारठ परिवार का, प्रताप सिंह बारठ का चाचा था, और प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ की पुत्र थे। और जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ दोनों 12 हट जो है वो जैन वर्धमान विद्यालय 1907 में जिसकी स्थापना होती है, अर्जुन लाल सेठी ने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में की थी, और जैन वर्धमान विद्यालय में क्रांतिकारियों की शिक्षा देने के लिए बनाया था। वहां अर्जुन लाल सेठी, बताइए, अर्जुन तैयार करता था या कि क्रांतिकारी तैयार करता था? वहां अर्जुन लाल सेठी क्रांति करने के लिए अर्जुन तैयार करता था। अर्जुन लाल सेठी ने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में की, और चाचा भतीजा प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ जो हैं वो चले जाते हैं वहां क्रांति की शिक्षा लेने के। बारठ परिवार ऐसा एकमात्र भीलवाड़ा का बारठ परिवार जो है वो अपने आप को क्रांति में पूरा झोंक दिया था। और बारठ परिवार जो है, बारठ परिवार की जो है वो केसरी सिंह बारठ को पता, राजा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। चेतावनी चुगटिया 13 सोठ युक्त रचना लिख करके रोक लिया था केसरी सिंह बारठ ने। केसरी सिंह बारठ को कभी हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में रखा जाता है। केसरी का मतलब शेर होता है, केसरी का मतलब शेर होता है, और शेर तो हजारों किलोमीटर के बाग में रहता है, हजारों किलोमीटर लंबे बाग में रहेगा। हजारीबाग जेल में रखा था जोरावर सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने वहां ये तय किया कि हम जो है आने वाले लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली के चांदनी चौक पे गुजरेगा तो हम उसके ऊपर बम फेंकेंगे। बम फेंकने की योजना बनाई गई थी दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1912 में 12 हटों ने, दिसंबर 1912 में 12वें महीने में 12 हटों ने जो है 23 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है क्या? सबसे छोटे दिन में 12 हट जो है कद में बोने थे, जो कि जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, चाहे कोई सा बारठ, वो कद में बोने थे। 12 हटों ने बोने दिन के ठीक एक दिन पहले बम फेंकना चाहा। प्रताप सिंह बारठ भतीजा था, बम फेंकना चाहा तो छोटा रह गया, बम पूरा जाएगा नहीं, इसलिए योजना कैंसिल कर दी गई। अगले दिन प्रताप सिंह बारठ का चाचा, जोरावर सिंह बारठ चाचा है, थोड़ा बड़ा जरूर होगा, उसने बम फेंका लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकना। बताइए हार्ड काम था कि सरल काम था? हार्ड काम था साहब। वो हार्डिंग के समय ही तो दिल्ली को राजधानी बनाया जा रहा था, कोलकाता से राजधानी दिल्ली लाई जा रही थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही राजधानी बदलना भी हार्ड काम होता है।
हर्ड काम होता है। और वहां महावीर सिंह मारा गया था, वहां बम फेंक दिया था 2 12 हटों ने, वो प्रताप सिंह बारठ पकड़ा गया था, कभी बरेली जेल में रखा गया था। पी को बी में रखा गया था, पी फॉर प्रताप सिंह को बी फॉर बरेली में रखा गया था। छोटी बी लिखिएगा, पी के बाद उल्टा करके छोटी बी बनाइएगा, पी को बी में रखा गया था। और जोरावर सिंह बाठ को कोई पकड़ नहीं पाया था, वो तो बाद में भेष बदल के रहते, अमरचंद वैरागी के नाम से रहते हैं, अमरचंद वैरागी के नाम से रहते हैं। कौन? अमरदास वैरागी। अमरदास वैरागी के नाम से अमर हो गया कौन? जोरावर सिंह बाठ। वो कभी पकड़ा ही नहीं गया, उसको पकड़ने में जोर आ गया था अंग्रेजों को। जोरावर सिंह बाठ कभी पकड़ा ही नहीं गया, उसको पकड़ने में जोर आ गया था, वो तो अमर हो गया अमरदास वैरागी के नाम से। इसीलिए जोरावर सिंह बाठ को चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। राजस्थान का यह तरीका है। ऐसे यूं पता होना चाहिए कि कोई शब्द बोले तो फिर चलना चाहिए, कहानी यूं फटाफट चलनी चाहिए, तब तो मजा आता है। फिर तो तरीका होता है सारा। क्योंकि आधुनिक इतिहास इतना अच्छा है कि उसे हम अगर एक लय में याद करें तो कहानी बनती है, याद होता है, अपने आप याद होता है। क्योंकि महात्मा गांधी करवाऊंगा आपको, महात्मा गांधी इतना अच्छा आदमी है जो जल्दी याद होता है, जल्दी याद होता है। क्या आपको सुन के ठीक लगा? आपने ऊपर लिखा अमरचंद भाटिया, बिल्कुल ठीक जवाब आपका, बिल्कुल ठीक जवाब है। राजस्थान का मंगल पांडे कौन? राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया है। अमरचंद बाटिया, अमरचंद भाटिया नहीं, बाटिया है। बाटिया चढ़ा था फांसी की गाठिया पर। राजस्थान का मंगल पांडे जो प्रथम राजस्थानी जो जिसे फांसी लगी थी, जिसे फांसी लगी थी, राजस्थानी प्रथम कौन? राजस्थान का प्रथम व्यक्ति क्रांति के दौरान फांसी पर चढ़ने वाला अमरचंद बाटिया चढ़ा था फांसी की गाठिया। अमरचंद बाटिया चढ़ा था फांसी की गाठिया पर। अमरचंद बाटिया बीकानेर का था। बाटिया बीकानेर का था साहब। कहां का था? बाटिया बीकानेर का रहने वाला। लेकिन आपसे पूछे राजस्थान का युवा क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़ा, हेमू कलानी था। हेमू कलानी था राजस्थान का। पूछ ले सबसे युवा क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़ा, राजस्थान का युवा क्रांतिकारी जो फांसी पर चढ़ा, जो फांसी पर चढ़ा उसका नाम हेमू कलानी था, जिसे टोंक में फांसी दी गई थी। हेमू कलानी को टोंक में फांसी दी गई थी। हेमू कलानी को टोंक में, टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है, टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। उस टोंक में फांसी दी गई थी। टोंक में कभी अमीर का पिंडारी था। टोंक में, टोंक का रहने वाला, टोंक में बताइए, टोंक में फांसी दी गई थी। हेमू कलानी को कल टोका गया था कि तुझे फांसी देंगे, या आज ही टोका गया था। टोंक में उसे कल नहीं टोका गया था, उसे आज ही टोका गया था। तुझे हेमू कलानी को कल देंगे तो बूढ़ा हो जाएगा, आज देंगे तो जवान होगा, आज फांसी देंगे तो सबसे जवान बन जाएगा। हेमू कलानी सबसे युवा क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई थी, जिसे फांसी दी गई थी और टोंक में दी गई थी। टोंक के अंदर फांसी मिलती है हेमू कलानी को। लेकिन प्रश्न पूछता है राजस्थान का मंगल पांडे कौन? अमरचंद भाटिया। और भी अमरचंद भाटिया की खास बात क्या है? अमरचंद भाटिया की खास बात है कि इसने लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका मूल नाम मनुकर्णिका था, मूल नाम मनुकर्णिका था। लक्ष्मीबाई जो है उसके पति का नाम गंगाधर राव था। और गंगाधर राव जो है गंगा को प्यारे हो गए। गंगाधर राव गंगा को प्यारे कैसे हो गए? अस्थियां गंगा में बहाते हैं, अस्थियां गंगा में बहाते हैं। गंगाधर राव गंगा को प्यारे हो गए तो एक दत्तक पुत्र लिया था, दामोदर राव। कौन सा? दामोदर राव में दम नहीं था तो हड़प लिया किसको? झांसी को। और ये महलों की परी निकल गई गलियों में और महल परी बन गई। निकलने के बाद लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को कभी आर्थिक सहायता दी थी इसने। तांत्या टोपे ग्वालियर का रहने वाला, तांत्या टोपे ग्वालियर के रहने वाले, नाना साहब के साथ रहने वाले तांत्या टोपे को क्या दी थी? आर्थिक सहायता किसने दी? अमरचंद बाटिया ने ठाठिया भर भर के दी थी। अमरचंद बाटिया ने आर्थिक सहायता पैसों के ठाठिए भर भर के दिए होंगे। आर्थिक सहायता दी। इसीलिए तो इसे राजस्थान में क्रांति का भामाशाह कहते हैं। इसीलिए इसे राजस्थान में क्या कहते हैं? राजस्थान में क्रांति का भामाशाह। क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद बाटिया को क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। बाटिया बीकानेर का था, बाटिया बीकानेर का था। क्रांति का भामाशाह कौन? अमरचंद बाटिया, युवा क्रांतिकारी जो फांसी पे चढ़ा था। हेमू कलानी कल चढ़ेगा कि आज चढ़ेगा? कल चढ़ेगा, बूढ़ा हो जाएगा। आज चढ़ाना है फांसी पे, टोकना है कि तुझे आज चढ़ना है, इसलिए युवा रह जाएगा। युवा क्रांतिकारी पूछे तो हेमू कलानी होगा, पहला व्यक्ति पूछे तो अमरचंद बाटिया होगा। फांसी लगने के बाद अमर हो गया था। लेकिन अमरदास वैरागी के नाम से कौन रहा था? जोरावर सिंह बारठ को कभी कोई पकड़ नहीं पाया। उस प्रताप सिंह बारठ को कभी बरेली जेल में रखा गया था जहां झुमका गिरा था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वहां रखा गया था। वो झुमका आज तक नहीं मिला। और झुमका चौक अवश्य है,
चौक अवश्य है बरेली में, वो बरेली में रखा गया था। पी को बी में रखा गया था, पी फॉर प्रताप सिंह को बी फॉर बरेली में रखा गया। पी छोटी वाली होनी चाहिए तो बी भी छोटी वाली होनी चाहिए। इसको पलट के रखा, इसमें रख दिया, इसको पलट के इसमें रख दिया, रखना भी चाहिए। वो केसरी सिंह बाट को हजारीबाग जेल में रखा गया था, ऐसे जेलें पता होनी चाहिए। एक बार फर्स्ट ग्रेड में जेलों को मिलवा लिया था, जेल मिलाइए, जेल मिलाइए। और कभी क्वीनलैंड ने यात्राएं दी थी किसको, प्रताप सिंह बारट को, और क्वीनलैंड को कहना पड़ा मैंने इतना ऐसा अच्छा नौजवान नहीं देखा जो अपनी भारत माता की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और उसको क्वीनलैंड ने कहा कि तुम्हारी मां रोती होगी तो अपने साथियों का नाम बता दे, प्रताप सिंह बारट, तुझे छोड़ देंगे जिंदा, हम जेल से रिहा कर देंगे। प्रताप सिंह बारट कहता है कि अपनी एक मां को हंसाने के लिए मैं पूरी भारत की माओं को रुला नहीं सकता। तो क्वीनलैंड ने इसे इस धरती में लैंड में ही मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। मार दिया गया प्रताप सिंह बारट को वहां बरेली जेल में बाल दिया गया होगा, मार दिया गया। एक राजस्थान का क्रांतिकारी जिस जेल में जिंदा जलाया गया था, सागरमल गोपा, वो जैसलमेर का गुंडा राज लिखने वाला, आजादी के दीवाने लिखने वाला सागरमल गोपा। कभी क्रांतिकारी पढ़ाऊंगा राजस्थान के, तब देखिएगा कैसे तरीका होता है क्रांतिकारियों को पढ़ने का। हम क्या बात कर रहे थे, मैं पता नहीं कहां की बात करूंगा। मेरे शब्दों पर रहोगे, आवाज क्लासरूम में भी जाएगी जब पेपर में आएगा तो शब्दों पे रहना है, क्योंकि सब बातें लिखी नहीं जाती, कई बातें बोल के बता देते, याद रहनी चाहिए। चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या मंगल पांडे वाली बात हुई। आप बताइए 31 मई का दिन था, तो मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? सूर्य पांडे ने 2 महीने 2 दिन पहले 29 मार्च को किया था 57 में, और इसके ठीक 10 दिन बाद 8 अप्रैल को 8 में 2 गांठ दिखनी चाहिए, एक गांठ में मंगल पांडे, एक गांठ में ईश्वरी पांडे को लटका दिया गया, और उन्हें 8 अप्रैल को फांसी मिलती है। मंगल पांडे ईश्वरी पांडे को 2 भाइयों ने 2 मारे, सर हयूसन सर भोग, दोनों के सर काट लिए होंगे। तो वहां पर इस प्रकार से इन्होंने मार दिया। ये क्रांति की ज्वाला भड़काने का काम किया। क्रांति का आगाज नहीं होता अभी। इसके बाद बात की जाए तो राजस्थान की बात कर ली मैंने मंगल पांडे को लेकर के। अमरचंद भाटिया जो है वो पहला क्रांतिकारी, क्रांति के दौरान फांसी पे चढ़ा था। अमरचंद भाटिया बीकानेर का था। इसने लक्ष्मीबाई तांता टोपे को धन की आर्थिक सहायता दी थी ठाटिया भर के, तो इसे भामाशाह कहा जाता है। लेकिन युवा क्रांतिकारी फांसी पे चढ़ने वाला हेमू कलानी को कल नहीं आज देनी होगी फांसी, टोंक पे टोकना होगा उसको कि आज देंगे कल देंगे, बूढ़ा हो जाएगा तुम, इसलिए युवा है। तो ध्यान रखना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। फांसी पे चढ़ने वाला पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था, इतनी बात पता होनी चाहिए। यह क्रांति का पहला बैकग्राउंड था। इसके बाद क्रांति का आगाज 10 मई को मेरठ से होता है। 10 मई को मेरठ में कदम सिंह था, लेकिन याद रखना यहां इनकी छावनी भी थी। बंगाल इन्फेंट्री की छावनी का नाम भी दमदम छावनी था। क्या था? दमदम छावनी। अलग बात है, नई बात है, याद रखनी चाहिए। इनकी एक छावनी का नाम, स्पेशल नाम था दमदम छावनी। क्या था? दमदम। इस 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का उपनाम क्या था? दमदम छावनी था। बताइए दोनों भाइयों में दम था कि नहीं था? पांडे ने इस 2 पांडे ने 2 मार दिए, इस पांडे में भी दम था, इस पांडे में भी दम था, दोनों भाइयों में दम था। तो इनकी छावनी का भारतीय नाम दमदम था। क्या था? दमदम छावनी थी। दमादम मस्त कलंदर, असिक का पहला नंबर, वो दमदम छावनी। ये तो क्रांति से पहले की रूपरेखा थी। चलिए सर ईश्वरी सिंह को पांडे नहीं, ये 21 अप्रैल वाली बात गलत है। 21 अप्रैल को नहीं, 7 में दी गई थी। जहां से पढ़ी है काट दीजिए, एसकेडी जहां से पढ़ी है काट दीजिए। 8 अप्रैल को दी गई थी। मैं यूं ऐसे तुक्का थोड़ी मारता हूं, यहाँ तुक्का मार दिया। 21 अप्रैल को दी गई थी, नहीं दी गई थी। मैंने पढ़ा 21 अप्रैल, एक गाइड ने बोल दिया, आपने मान लिया। यूं थोड़ी होता है, मूल इतिहासकार की पढ़ना कभी। तो एक और दूसरी बात, सनों में, तारीखों में अलग अलग इतिहासकार जो किताबें लिखते हैं वो अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं। जैसे हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं 21 जून छंत्र को हुआ था, 15 छंत्र, वैसे 18 जून है, तो वहां क्या करें बताइए। तो वो वैसे तारीख है, लेकिन ये तारीख इंपॉर्टेंट है। आप 8 तारीख याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रमाणिक प्रूफ दे दूंगा मैं आपको, प्रमाणिक मैं दे दूंगा, बताइए फिर कौन सा मानेंगे। ये ऐसे एक चीज बताऊं आपको, सिलेक्शन ना होने का कारण ये भी होता है कि ऐसे कोई पूरे सिलेबस में 5-7 प्रश्न होते हैं, कोई तारीख का या प्रवर्तक का, कोई नाम का, हम उनमें उलझे रहते हैं। ये प्रमाणिक, अरे वो नहीं आएंगे जिनमें आप उलझते हो, वो नहीं आता, और आता है तो डिलीट होता है, वरना औरों को भी नहीं आता। अच्छा 50 बुक, फिर तो आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हो, 50 बुक हिस्ट्री के। तो
फिर तो आप शायद प्रोफेसर होंगे, 50 बुक पढ़ ली आपने, फिर तो आप शायद प्रोफेसर होंगे एसकेडी जी, या फिर लेक्चरर से तो कम है नहीं आप, क्योंकि 50 बुक पढ़ने की, मैंने तो 50 पढ़ी नहीं, मैंने तो शायद 15-20 ही पढ़ी होगी। और इतिहास की तो हमारे हिंदी वाले जानते 3-4 पढ़ी है मैंने तो, मुख्य मुख्य तो। हाँ, तो ये ज्यादा बुक से ज्यादा कंफ्यूजिंग मामला इनको ये। एसकेडी जी आप जो है किस पोस्ट पे अभी? लक्ष्मी पाटीदार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। शायद आपने मुझसे पहले बात की थी, मैंने आपको बताया था। देखिए मुझसे तरीके से पढ़ना है, पहले बता रहा हूं, सीधा खोल के बताता हूं, मुझसे तरीके से हर चीज पढ़नी है आपको। तो आपको ऐप पे आना होगा, यूट्यूब पर सारी बातें नहीं होगी, सीधी सी बात है, नहीं होता यूट्यूब पे सारा। खुद लेखक हो, किस पोस्ट पे हो अभी आप? लेखक तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप लिखते हो। किस पोस्ट पे हो एसकेडी जी आप अभी वर्तमान में? सीखने के उद्देश्य से जो आए हैं सर, आप उनको अच्छे से अच्छा दीजिए, चीजें याद करवाए प्लीज। बिल्कुल, मैं अच्छे से अच्छा कराने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक की क्लास में बताइए हमने क्या याद नहीं किया? मैंने मेरे हिसाब से अच्छे से अच्छा स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया। क्रांति की पहले वहां पीछे से 1818 से लेकर के यहां तक डलहौजी से लेकर क्रांति तक लाया हूं। विक्रांति का आगाज नहीं हुआ है, और हमने बैकग्राउंड की बातें, बहुत सी बातें जाननी है, बहुत सी बातें जाननी है। आज इतना ही करेंगे, इसके अब क्रांति तो कल शुरू होगी, क्रांति कल शुरू होगी। 10 मई को कदम सिंह कदम पढ़ेंगे, तब कदम सिंह कदम पढ़ने से क्रांति शुरू होगी। 12 मई को दिल्ली पहुंचेंगे, वो दिल्ली पहुंचेंगे। अब शायद यहां भी एसकेडी नहीं, वो तो ठीक है, इतिहास दर्शन पर आप शोध कर रहे हो, लेकिन किस पोस्ट पे हो आप? वो तो ठीक है, आपने बता दिया, जब 50 पुस्तकें पढ़ी है तो कुछ बहुत बड़ा ही कर रहे हो हमसे। आप किस पोस्ट पे हैं ये बताइए? प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, सेकंड ग्रेड हैं, रीट में हैं, कहाँ हैं आप? ये तो बताइए। मैंने तो कोई शोध नहीं किया अभी तक, हम तो बिना शोध ही प्रोफेसर बन गए। शोध आगे कर लेंगे, शोध करना भी चाहिए, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं भी करूंगा। कभी बीकानेर में पढ़े हैं, बिल्कुल याद करने के लिए, याद करवाने के लिए आ रहे हैं, याद करवाने के लिए आइए। सीधा तो किताब में लिखा हुआ है, किताब ही पढ़ लो। मेरी थ्योरी एक ही है, चाहे कोई किसी को कुछ लगे, मेरी थ्योरी इतनी है कि हम कोई टॉपिक को तरीके से पकड़ लें, तरीके से टॉपिक क्लियर होगा दिमाग में, तो प्रश्न आने पे गलत नहीं होगा। और जो कंफ्यूजिंग कोई एक आध तारीख होती होगी कहीं, या कोई नाम होता होगा, प्रश्न नहीं आता वहां से, नहीं आएगा तो फिर वो डिलीट होगा, नहीं होगा तो एक नंबर से कुछ होने वाला नहीं, छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन जो आए वो तो क्लियर आए। लेकिन जो मैंने कई विद्यार्थी देखे हैं, उन कंफ्यूजिंग में अटके रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं। लालू जी गुजरा, सतारा 1948, अब आए हो, सतारा कैसे चल रहा है अभी? आप शायद अभी बैक बैठे हो, बैक बैठे हो। चलिए मैंने आपको जो बातें बताई, इनको हम एक बार रिवाइज मोड पे लेते हैं फटाफट। इतने में एसकेडी सर बताएंगे कि आप किस पोस्ट पे अभी कहां हो, कहां पोस्टिंग आपकी, बताएंगे। डलहौजी, डलहौजी आप सोचिए 1818 में, 1800 आप सोचिए वहां से 1818 में मराठों की ठा मंदसौर की संधि के साथ मंद पड़ी तो हेस्टिंग्स जो द्वितीय था, उसने बाजीराव द्वितीय के साथ संधि कर ली, मंदसौर की संधि, और मराठों की शक्ति को बहुत छीन कर दिया था, उनके ऊपर भार लाद दिया था। 1818 में राजस्थान की कई रियासतें संधि करते हैं, मेवाड़ का भीम सिंह करता है, मारवाड़ का मान सिंह करता है, मारवाड़ का मान सिंह करता है, जयपुर का जगत सिंह करता है, जयपुर का जगत सिंह करता है, जगत सिंह संधि करता है। ये 1818 में जो रियासतें संधि कर जाती है अंग्रेजों से। और इसके बाद जो है अंतिम संधि सिरोही, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद मैंने कहा कि वह पेशवा को अपदस्थ कर दिया गया, कि उसने कहा कि कानपुर जो है छोड़ना होगा, वहां छोड़ना होगा, तो बिठूर में बैठना होगा, बिठूर में बैठना होगा।
तो वह उसने कहा बिठू में बैठ जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, उसने कहा पेशवा बन जाओगे तो आपको पेंशन देंगे, वहां पे अपदस्थ पेशवा के रूप में पेंशन देंगे। डलहौजी ने आकर के नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। नाना साहब ने कहा ये क्या किया यार, पेंशन बंद कर दी, कि नहीं देंगे पेंशन, कि हम क्रांति करेंगे, जाओ कर लो। तो नाना साहब का एक अजीज आदमी अजीमदुल्ला, एक अजीज आदमी अजीमदुल्ला, एक बाप के समान राणोजी बापू ने, कहते हैं क्रांति की योजना 31 मई की तय की लंदन में। कहीं कई किताबें कहती हैं कि भारत में तय की, भारत में कानपुर में बैठे बैठे तय की, बिठूर में वहां बैठे बैठे तय की, कानपुर में तय की। कई किताब ये भी कहती है, कई किताबें लंदन वाली बात करती है, नहीं आएगा, बताने को बता रहे नहीं आएगा पर्सन। योजना किसने बनाई? एक अजीज आदमी था नाना का, उसने बनाई। एक बाप था नाना का, उसने बनाई, बापू था राणोजी बापू, उसने बनाई, योजनाएं बनाई। उसके बाद जो है, इसके बाद हम कहेंगे डलहौजी के समय डे बहुत आता है, डोलती हुई रेल चलती है, पीडब्ल्यूडी विभाग आता है, वुड डिस्पैच पत्र महिला शिक्षा की बात होती है उसमें पहली बार, वुड डिस्पैच पत्र 54 में आता है, 54 में आता है। और पीडब्ल्यूडी विभाग आता है, डाक तार सेवा शुरू करता है, मुंबई से थाने के बीच रेल चलाता है। अच्छा राजा था, अच्छा गवर्नर जनरल था, बुरा भी था। व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत, ड्यू टू रिकॉल नीति का सिद्धांत लगा दिया, उसमें 3 उप सिद्धांत बना दिए, गोद निषेध, कुशासन, युद्ध के द्वारा पंजाब को हड़पा था, कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा था लास्ट में। सबसे पहले आते आते 17 हड़पा। आपको एक बात पता होनी चाहिए, आते आते 17 हड़पा, आते आते डलहौजी ने आते आते क्या हड़पा, ये बात कन्फर्मली यहां से क्रम लगवाता है, क्रम लगवा लेता है। अभी तक फर्स्ट ग्रेड में लगवाया नहीं, अब लगवा लेगा। फिर कहोगे सर क्रांति की बात पूछी नहीं, पहले की पूछ ली, पहले की पूछ सकता है। क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी होती थी। मुसलमान सूअर का मांस खाना उचित नहीं समझते, हिंदू गाय का नहीं खाते, तो मंगल पांडे श्री पांडे काम कर देंगे आगे जाकर के। तो मैंने कहा आते आते 17 हड़पा, आते आते 17 हड़पा, 48 में अड़ गया तो गिर गया वो पड़ गया, डोलता हुआ आएगा, अड़ेगा वो पड़ेगा तो संभलेगा समलपुर में, पूरा संभलेगा। जैतपुर में 7 संभलेगा अगले साल 49 में, पंजाब में 50 में पंजाब आ गया, पंजाब के युद्ध के द्वारा। 52 में उदय होता है, वो बौना होता है, छोटा होता है, उदयपुर नहीं है, उदयपुर को 52 में। 53 में झांसी आता, 54 में नागपुर आता, 56 वाला याद रखिए अवध आता है। अवध के अंदर नवाब वजीदुल्ला कहां था? पत्नी कौन थी? मोहम्मदी खानू थी, उसका मूल नाम मोहम्मदी खानू। बेगम हजरत महल लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व करेगी, लाख रुपए बैग में डालेगी, लखनऊ में लाख रुपए बैग में कौन डालेगी? बेगम हजरत महल डालेगी। आगे कल करेंगे बातें सारी, कौन कहां क्या कर रहा था, कौन कब कर रहा था। तो इसके बाद मैं कहूंगा कि क्रांति से ठीक पहले 31 मई का दिन तय किया गया। तो 29 मार्च को 2 महीने 2 दिन पहले 2 पांडे, श्री पांडे, मंगल पांडे ने 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर दमदम छावनी के अंतर्गत वहां है जो है चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग करने से, एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग करने से मना कर दिया। मुंह से तोड़ना होता था, मांस नहीं खाएंगे कर दिया। सर हयूसन सरबोक को मार दिया दोनों भाइयों ने। तो 29 मार्च को घटना होती है। 8 अप्रैल को 10 दिन बाद 8 अप्रैल को एक ऊपर वाली गांठ एक नीचे वाली गांठ पे 2 भाइयों को लटका दिया गया। तो राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया था, बीकानेर का रहने वाला, क्रांति में दान दिया था, भामाशाह कहते हैं इसे। और युवा क्रांतिकारी हेमू कलानी, फांसी पे चढ़ने वाला कौन? हेमू कलानी था। टोंक में फांसी मिलती है, ये बात हमें तय होनी चाहिए, तो मैंने आपको लगभग बात बताई। ताता टोपे ग्वालियर में था, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और बिहार में आरा में कुंवर सिंह था। कुंवारे लोग बिहार ही जाते हैं आजकल, कुंवारे लोग बिहारी से ही जाते हैं, शादी नहीं होती, वो नौकरी नहीं लगती, वो यूं ही रह जाते हैं, वो बिहार से ही जाते हैं। कुंवर सिंह कहां थे? बिहार में आरा में थे। कहीं जगदीशपुर लिखा हुआ है। अब शोध वाले जो सर बताएंगे जगदीशपुर सही होगा कि आरा होगा, क्योंकि उनसे पूछ लें, उन्होंने शोध किया है। लखनऊ में वो था, ग्वालियर में ताता टोपे, कानपुर में नाना था, काना में नाना था। ऐसे सब बातें कल करेंगे हम। तो इतनी भूमिका तय हो जानी चाहिए, इतनी बातें तय हो जानी चाहिए कि हमने ये पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। मैंने कहा क्रांति कम से कम 2 घंटे चलती है, 2.5 घंटे चलती है, तब भारत की पूरी होती है। वो गए, अब नहीं आएंगे कैसे? मैंने पोस्ट पूछ ली, पोस्ट नहीं है, कैसे आएंगे? पद होता है, शोध से नहीं होता। आज का जमाना पद मांगता है, आप क्या किस पद पे खड़े हो? यूं नॉलेज तो मैं बिखेर दूं, कितना ही खराब करने के लिए आते होंगे, वो ही नहीं पता। बोलते मैं इस पोस्ट पे हूं, मैं कोई हाइपर नहीं होता। ये कि सोचते हो सर गुरुजी रीस आ गई, रीस नहीं आ रही, रीस को नहीं आवे, क्योंकि जब आपको पता है कि महक परी कौन है? बताइए सारे। महक परी, इसके नाम में महल हो, वो क्या होगी?
नाम में महल है वो महकपरी, नाम में महल नहीं है लक्ष्मीबाई, मनुकर्णी का बचपन का नाम। तांत्या टोपे का मूल नाम रामतनु रामचंद्र पांडुरंग। लेकिन रामतनु पांडे कौन था? रामतनु पांडे तानसेन था। रीवा नरेश रामचंद्र का पुत्र तानसेन। तानसेन संगीतज्ञ था। तानसेन ने संगीत सार लिखा, रागमाला लिखा, अकबर के दरबार में था, तान सुनाता था अकबर को। तानसेन तान संगीत की तान सुनाता था तानसेन। वो रामतनु था, ये रामचंद्र पांडुरंग था। पिता का नाम रामचंद्र था, रीवा नरेश उसका बेटा था तानसेन। तानसेन उपाधि अकबर ने दी थी, अकबर ने दी। महकपरी हजरत महल महल परी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल महकपरी हजरत महल महल परी लक्ष्मीबाई, ऐसे यूं पता कभी कंफ्यूज हो दोनों को साथ याद रखिएगा। हाँ, एक सन से सिलेक्शन, बिल्कुल जो सिलेक्शन होता है ना, वो यूं 5-10 बातों से पूरी कहानी। मैंने 50 किताबें पढ़ी, आपने 50 की आपने 1000 पढ़ ली होगी, मैंने तो 5 ही पढ़ी है, मैंने तो 5 ही पढ़ी है। आज की दुनिया कहती पद बताइए ज्ञान कितना है, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। आपके पास है क्या? समान किया धड़कना है, ओके थे मैंने माना दुनिया थे, मैंने मानो मन ध्यान है मैं जिन्हें लागे डो मेरे कौन पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा बावड़ा को नहीं सीधी क्या है, आप लाग जाए तो आवे तो पीएचडी दुनिया करे, क्योंकि भाई जी नेट करके अखबार में कटा दे, इसे ही बैठे। चलिए आज इतना ही बात करेंगे, थोड़ी सी बात और करूंगा, दिमाग खराब कर बिना काम आगे। तो आज इतनी बात करेंगे, कल हम बात करेंगे बाकी क्रांति की। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी है, शेयर कीजिएगा। आपको लगता है हमें कल क्रांति का बाकी का पार्ट पढ़ना है, हमें आगे का पार्ट तरीके से इसी ले में इसी तरीके से पढ़ना है, हमें क्रांति भारत की करके राजस्थान में एंट्री करनी है, राजस्थान की क्रांति पढ़नी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देंगे क्लास खत्म होने के बाद, लाइव चैट में नहीं। आप लाइव चैट में नहीं देंगे, नहीं देंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखिएगा, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही मनोबल बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी आएंगे। लॉर्ड कैनिंग, ये लालू गुजरा आप हमारे साथ नहीं हो, आप पीछे देख रहे हो, अभी पीछे देख रहे हो, इसलिए आप लॉर्ड कैनिंग लिख रहे हो। वो कैनिंग इनिंग खेलने के लिए आ जाता है क्रांति में, वो तो उन्हें बहुत पहले कर ली, बहुत पहले कर ली। चलिए बाकी बात हम करेंगे। वीडियो बंद नहीं होगा क्या बाद में, यानी कि प्राइवेट? नहीं नहीं होगा, होगा। हाँ, अगर आप कहते हो कि सर हमें रिवाइज दोबारा करना है फास्ट तौर पे, तो आधा घंटा बाद कर दूंगा मैं ना, आधा घंटा का समय है आपके पास, उसके बाद हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरे से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़े। आप ठीक है रोजाना आने वाले हैं कई, वो लाइव जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई कहते बाद में देख लेंगे, तो यूं बाद में कैसे देख लेंगे? हम देखेंगे तब देखेंगे ना। हम भी तो चाहते हैं कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे सामने हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ लाइव से जुड़ो आप। तो आप आपकी बातें मैं बताता रहता हूँ, वो रिवाइज होती रहे साथ साथ में, एक बात को 4 बार बोलता हूँ। गुड नाइट जी, गुड नाइट, ओके, थैंक यू, जय हिंद।